सियासत अवाम पे कुछ इस तरह एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है, फिर चश्मेदान करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। कल एक ऐसी वारदात देश के अंदर हुई। आस्था के सैलाब में हजारों लोग सत्संग सुनने पहुंचे, लाखों लोग सत्संग सुनने पहुंचे। जो वक्ता थे, जो पहले कभी कांस्टेबल हुआ करते थे, जिन पर साल 2000 में एक एफआईआर पहले से रजिस्टर्ड थी, एक वो बाबा जो तथाकथित बन गए। हादसे के 12 घंटों बाद तक भी, 24 घंटे बाद तक कोई बयान सामने नहीं आया। बाबा ने अपने भक्तों की सुध तक नहीं ली। 121 लोग काल के गाल में समा गए। सैकड़ों लोगों का घर उजड़ गया। सैकड़ों मासूम अपने मां बाप से जुदा हो गए। लेकिन वो तथाकथित बाबा सामने नहीं आया। वो बाबा आश्रम में छिपकर बैठा रहा। जी हां, इसीलिए आज मैं लेकर आया हूं हाथरस फाइल। यूपी के हाथरस में भोले बाबा के नाम से मशहूर एक बाबा ने सत्संग किया। सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक इनमें 180 लोगों की मौत की दुखद भरी खबर सामने आ रही है, जबकि सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है। यह हादसा हाथरस जिले से 47 किलोमीटर दूर फुलराई गांव में हुआ। फुलराई गांव में कथित भोले बाबा के सत्संग का कार्यक्रम चल रहा था। जैसे ही सत्संग खत्म हुआ, लोगों ने भोले बाबा के पीछे भागना शुरू कर दिया। वो तस्वीरें भी हम आपको साथ के साथ दिखाएंगे कि लोगों ने किस तरीके से भोले बाबा के नाम से मशहूर जो है उसके पीछे भागना शुरू कर दिया, जिससे भगदड़ मच गई। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दौरा किया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उनके साथ डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर भी रहे। और ये देखिए, तस्वीरें भी आपको साथ के साथ दिखा रहे हैं उन परिजनों की जिन्होंने अपनों को खो दिया। सत्संग की जगह वो शमशान बन गया और ये लोग बिलखते रहे, प्रशासन से मदद की गुहार लगाते रहे, लेकिन इनको मदद नहीं मिली। इनकी आंखों से टपकते हुए आंसू इस बात की बानगी पेश कर रहे हैं कि वो सत्य का संग नहीं था, शमशान घाट था। ना कोई व्यवस्था थी, ना उपचार के लिए कोई डॉक्टर था, ना किसी तरीके की कोई नियमावली थी। बस था तो चारों तरफ मौत का खौफनाक मंजर। और देखिए, ये तस्वीरें देखिए, और इन तस्वीरों में जो दिल दहला देने वाली तस्वीर है वो है एक नन्हे बच्चे की दूध की बोतल। सोचिए किस तरीके से वो बच्चा अपनी मां के हाथ से गिरा होगा और किस तरीके से वो कुचला गया होगा। और उसके बाद जब भगदड़ मच गई, तब ये बड़ा हादसा हुआ। हाथरस में मंगलवार दोपहर मची चीख पुकार और परिजनों की तलाश देर रात तक खत्म नहीं हुई। हादसे की खबर लगते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया और मौके पर पहुंचा। इस दौरान न सिर्फ पुलिस प्रशासन की लापरवाही सामने आई, बल्कि आसपास के जिलों की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल भी खुल गई। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटनास्थल का जायजा लिया, दोषियों पर कार्रवाई की बात कही, विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे
कि भगदड़ क्यों मची? क्या कार्यक्रम स्थल पर कोई व्यवस्था थी? यह सवाल खड़ा होता है। ना कोई एंट्री पॉइंट था, ना कोई एग्जिट पॉइंट था, ना बैरिगेटिंग्स थी, ना फायर सेफ्टी की कोई व्यवस्था थी, ना आयोजन स्थल पर सीसीटीवी लगा था। एफआईआर में जिक्र है कि 80,000 लोगों की परमिशन, तो अनुमानित लोग 3 गुना ज्यादा वहां पर कैसे पहुंच गए? लगभग 2.5 लाख की भीड़ बताई जा रही है, जिसे मैनेज करने में सिस्टम पूरी तरीके से फेल रहा। इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? 3 दिन से सत्संग चल रहा था, पिछले 2 दिनों भी नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, अनदेखी की गई। प्रशासन आंख मूंद कर बैठा रहा। आखिर क्यों प्रशासन नहीं जागा? परमिशन किस आधार पर दी गई? क्या परमिशन देने से पहले कार्यक्रम स्थल का जायजा संबंधित अधिकारियों ने लिया? क्या मृतकों का आंकड़ा छिपाया जा रहा है? एसपी सिंह उर्फ नारायण बाबा पर कोई एक्शन क्यों नहीं? बाबा का कोई बयान सामने नहीं आया। 24 घंटे बीत जाने के बाद बयान सामने नहीं आया। एक लेटर आया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। बाबा को तनिक दुख नहीं है, उस लेटर से पता चल रहा कोई दुख नहीं है उन्हें। एक वकील भी हायर कर लिया बाबा ने, डिफेंडर। इनकी मौत का जिम्मेदार मैं नहीं हूं। ऐसे बाबा का सत्संग सुनने लाखों लोग गए। बाबा आश्रम में छिप गया है या कहीं भाग गया है? हादसे से 3 जिलों की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल भी खुलकर सामने आ गई है। हादसे की गूंज कल संसद में भी सुनाई दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई बड़ी बातें की। आगे रिपोर्ट में उनको भी बताएंगे, यह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ले चलते हैं सीधा। अब जो बाबा ने वकील अपने लिए निर्धारित किए, डिफेंडर वकील एपी सिंह, वही एपी सिंह जो पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर का केस लड़ रहे हैं, सीमा को भारतीय नागरिकता दिलाने पर आमदा हैं, वही एपी सिंह अब हरि नारायण उर्फ एसपी सिंह का केस भी लड़ेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसपी सिंह जी, आपका न्यूज इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है जी। एसपी सिंह जी, सबसे पहले तो मैं आपसे बात जानना चाहता हूं कि हादसा हो जाने के कई घंटों बाद तक बाबा का कोई बयान सामने नहीं आया। बाबा ने इस दुख की घड़ी में परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं क्यों व्यक्त नहीं की? क्या बाबा को मालूम नहीं चला था कि मेरे आने के बाद वहां पर सैकड़ों लोगों की जान चली गई है? ये संवेदना ही है जिस पर आप डिबेट कर रहे हैं। ये संवेदना का पत्र ही है जिसमें नारायण साकार हरि ने अपनी उन आत्माओं के लिए जो स्वर्ग सिधार गईं, जिनकी दुखद मौत हुई, उनके लिए संवेदना व्यक्त की। साथ में इंजर्ड जो हैं, घायल हैं, उनके लिए इलाज के लिए अच्छी बेटर मैनेजमेंट हो, उसकी व्यवस्थाओं के लिए लगातार वो कल से लगे हुए हैं। लगातार कल सेवादार व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं और इसीलिए लगे हुए हैं। पहली प्राथमिकता डिबेट कराना नहीं थी, पहली प्राथमिकता खबर नहीं थी, पहली प्राथमिकता थी जो इंजर्ड है उनका इलाज हो, उनको दवा हो, उनको राहत सामग्री मिले। पिछले 12 घंटे से इलाज चल रहा है, प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एपी सिंह जी, एपी सिंह और नारायण सिंह जी, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, एपी सिंह का बयान, एसपी सिंह जी का उस नारायण हरि जी का, नारायण साकार हरि जी का बयान कब आया, ये बताइए आप। नारायण साकार हरि जी का बयान कब आया, ये बताइए आप। आज शाम को आया ना जी। ये सब चीजें नारायण साकार हरि नहीं रखते जो तुरंत लाइव आ जाएं, तुरंत पेज पे आ जाएं, तुरंत व्हाट्सएप पे आ जाएं, तुरंत अपने यूट्यूब चैनल पे आ जाएं। वो फोन भी नहीं रखते नारायण साकार हरि, कि फोन भी रखें। तो इसलिए नारायण साकार हरि का जीवन सुचिता का जीवन है, अपने तरह से अलग तरह का जीवन है। एपी सिंह जी, ये बात अदालत में रखने के लिए ठीक है, अदालत में रखने के लिए दलील आपकी ठीक है, लेकिन आप ये सोचिए जब कल रात आश्रम के बाहर पुलिस पहुंची थी। नहीं, आप सुनिए, आप सुनिए। साकार हरि ने अपने सेवादारों को खोया है, अपनी बहनों को कहां व्यक्त किया है? कहां है साकार हरि? सामने क्यों नहीं आ रहे? कहां छिपे बैठे हैं?
आप क्यों सामने आए? उनका कोई छुपे नहीं बैठे हैं, तो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? पुलिस की व्यवस्थाएं वो कहीं छुपे नहीं, वो कहीं पुलिस को आश्रम में अंदर जाने से मना क्यों कर दिया गया? एपी सिंह जी, जैसे है वैसे ही रहेंगे। एपी आप सिंह जी, बिल्कुल बेहिचक रहिए, चिंता मत करिए। कल मैं विजिट करूंगा, कल अलीगढ़ हॉस्पिटल, हाथरस हॉस्पिटल, सिकंदरा, मैं आपसे एक लाइन में आपसे जवाब चाहता हूं। उनके परिजनों से मिलूंगा, घटना स्थल पर जाऊंगा, सब जगह जाऊंगा। बिल्कुल आप जाइएगा। मैं एपी सिंह जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं बस, क्या बाबा नारायण साकार हरि इस हादसे के लिए खुद को थोड़ा बहुत भी जिम्मेदार मानते हैं? क्या वो थोड़ा बहुत भी कहते हैं कि वह व्यवस्था? कोई बिल्कुल रोल नहीं है। देखिए, नारायण साकार हरि जब मंच से प्रसाद चले गए थे, न सत्य का साथ करके चले गए थे, ब्रह्मवाणी का चल के चले गए थे, उसके बाद सम एंटी सोशल एलिमेंट्स, आपराधिक षड्यंत्र की साजिश के तहत कुछ असामाजिक तत्वों ने वहां जो उपस्थित पहले से थे, भगदड़ की। भोले भाले फॉलोअर, हमारे भोले भाले अनुयायी, माताएं बहनें उसको समझ नहीं पाए, जिसकी वजह से ये बहुत बेहद दुखद घटना हुई, जिसकी भर्त्सना आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं उत्तर प्रदेश पुलिस का, मैं धन्यवाद करता हूं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने अपने राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण के जवाब के दौरान लोकसभा के सामने सभी के समक्ष हाथरस की घटना का जिक्र करते हुए संवेदना व्यक्त की। देश के प्रधानमंत्री, मैं धन्यवाद करता हूं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जी का, जिन्होंने आज घटना स्थल का निरीक्षण किया और उन्होंने अपने डीजीपी को भेजा, सूक्ष्म है। देखिए, समय कम है, सूक्ष्म है। देश के माननीय रक्षा मंत्री जी का, जिन्होंने एनडीआरएफ टीम भेजी, मैं धन्यवाद करता हूं देश के सभी दलों के नेताओं का, जो हमारी इस आपदा में, इस दुखी घड़ी में सब साथ हैं। और नारायण साकार हरि के यहाँ कोई चढ़ावा, चंदा, डोनेशन नहीं होता है। नारायण साकार हरि के यहाँ कोई पैरों के छूने की परंपरा नहीं है, कोई पैरों को नहीं छुआ जाता है। बिल्कुल नारायण साकार हरि के। जी एपी सिंह जी, दो सवाल और सूक्ष्म जवाब, समय कम है। पहला सवाल, नारायण साकार हरि का जो शाब्दिक अर्थ अपने आप में निकलता है, साकार मतलब ब्रह्मांड में व्याप्त, और ब्रह्मांड में जो व्याप्त है उसे सब कुछ पता है। नारायण साकार हरि वहां से निकल जाते हैं, उनको, उनके जो श्रद्धालु हैं, उनके जो भक्त हैं, क्या उनके मन में यह विचार नहीं आया कि सैकड़ों लोगों ने जान गंवा दी है, मैं एक बार वापस जाके देख लूं? क्या उनका यह दायित्व नहीं बनता है कि जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, जो लोग असमय काल के गाल में समा गए, उनके घर जाऊं? क्या यह नहीं सूझा? एक बार भी वो मीडिया के सामने आए और आपने उनका लेटर, माफी चाहता हूं एपी सिंह जी, जिस लेटर को आप सामने लेकर आए ना, वो माफी नहीं, वो एक एटीट्यूड दिखाता है, वो ये घमंड दिखाता है कि नहीं, मैं नहीं मिलूंगा किसी से भी। शासन की व्यवस्था नारायण साकार हरि ने अपने शासन की व्यवस्था थी कहाँ थी? का जीवन जिया। अरे कैसी बात कर रहे हैं एपी सिंह जी, आप देश के जाने माने वकील होकर शब्दों का जाल बुन रहे हैं। नहीं, गलत बात, शब्दों का जाल मत बुनिए। गलत बात नहीं, आप उनको समझिए। नहीं, उनको क्या समझे? अरे जिनकी वजह से सैकड़ों लोग असमय काल के गाल में समा गए, उनको समझे? उन्होंने वापस लौट कर छिपे बैठे हैं, मीडिया के सामने नहीं आ रहे, एक बयान नहीं दे रहे, उनके प्रति संवेदना नहीं जता रहे। 4 शब्द लिखने से जिन्होंने अपने परिजनों खोया वापस नहीं आएंगे एपी सिंह जी। 4 शब्द लिख देने से थे वो परिजन नारायण साकार, तो नारायण सागर उनके घर क्यों नहीं जा रहे हैं? प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर क्यों खड़े नहीं हो रहे हैं? वो नारायण साकार हरि के अनुयायी नहीं, वो नारायण साकार हरि के बच्चे। एपी सिंह जी मुझे बताइए, वो नारायण सागर तथा कथित बाबा नारायण हरि सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? परिजनों के प्रति संवेदना खुद आकर क्यों नहीं दिखा रहे हैं? क्यों मुंह छिपाए बैठे हैं? सामने है, जिसको कहां है सामने? और जिन सेवक, वो कभी आखिरी सवाल नहीं बैठे। गौरव किशोर शर्मा जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है। गौरव किशोर शर्मा ने क्या कभी नारायण साकार हरि का इंटरव्यू लिया? नहीं लिया। प्रधानमंत्री जी का लिया, गृह मंत्री का लिया, रक्षा मंत्री का लिया, ऑनरेबल सीजेआई का लिया, मीडिया से दूरी बनाते हैं, वो मीडिया से दूरी बनाते हैं। गौरव किशोर शर्मा ने लिया? नहीं लिया। गौरव किशोर शर्मा ले सकते थे अगर वो देते, इसीलिए नारायण साकार हरि किसी तरह का कोई इंटरव्यू, किसी तरह की सोशल मीडिया, किसी तरह का न्यूज चैनल में नहीं विश्वास रखते। उनकी अपनी जीवन है। आखिरी सवाल एपी सिंह जी, आखिरी सवाल, बाबा नारायण साकार हरि सामने आकर अपने भक्तों के प्रति
श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि अर्पित कब करेंगे, कब अपना दुख व्याप्त सामने आकर करेंगे, या फिर आश्रम में, या फिर यूं छिपे रहेंगे? सारा हम लोग प्लान कर रहे हैं, सब लोग करेंगे, बिल्कुल शासन प्रशासन से अनुमति लेके करेंगे, शासन प्रशासन की अनुमति में ही करेंगे। कानून में विश्वास करते हैं नारायण साकार हरी, कानून में, संविधान में विश्वास करते हैं। आपकी बातों से एक बात तो लग गई एपी सिंह जी, ना किसी को एपी सिंह जी, आप वकील की भूमिका बखूबी निभाएंगे, लेकिन जब आप वकील की भूमिका निभाएं तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आपके जहन में उन बच्चों की, उन महिलाओं की, उन बालिकाओं की वो चीख पुकार आपके कान में उस वक्त गूंजनी चाहिए जब आप अदालत में खड़े होकर इस केस को डिफेंड कर रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज इंडिया को अपना समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ एपी सिंह जी, जो तथाकथित बाबा नारायण साकार हरि को कह रहे हैं कि उन्हें संवेदनाएं व्यक्त की। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर भगदड़ क्यों मची, भगदड़ मचने का कारण क्या था। हम आपको वो ग्राफिक के जरिए एक एक चीज पूरी तरीके से बताएंगे। आयोजन से पहले परमिशन में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, क्या उन तमाम जो चीजें थी उनको दरकिनार किया गया। परमिशन के दौरान नियमों का पालन में क्या होता है, भगदड़ होती है और अगर होती है तो क्या उस पर नियंत्रण किया जा सकता है, सब हम आपको ग्राफिक के जरिए बताएंगे। आयोजन के लिए अनुमति की फाइल कैसे शुरू होती है वो हम आपको ग्राफिक के जरिए स्क्रीन पर बताएंगे कि किस तरीके से वो शुरू होती है फाइल और कैसे चलती है और कहां कहां चलती है। चलिए आते हैं अपने वॉल पर आते हैं और आपको तरीके से बताएंगे कि परमिशन के दौरान क्या दिक्कत है। देखिए आयोजन के लिए अनुमति की फाइल कैसे शुरू होती है। अगर ग्रामीण क्षेत्र में है तो उप जिलाधिकारी यानी कि एसडीएम उस फाइल को करते हैं अगर ग्रामीण क्षेत्र में है। लेकिन अगर कार्यक्रम का आयोजन शहरी क्षेत्र में है तो शहरी क्षेत्र के लिए किसके पास जाएंगे, शहरी क्षेत्र के लिए इस कार्यक्रम के लिए सिटी मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे। सिटी मजिस्ट्रेट जो है इस कार्यक्रम की अनुमति देंगे। अब ये फाइल चलती कैसे है, सब फर्ज कीजिए कि आप आयोजन के लिए अनुमति की फाइल लेकर एसडीएम के पास चलेंगे, क्योंकि ये जो मामला है पूरा ये ग्रामीण क्षेत्र का है, तो वहां से फाइल कैसे चलेगी वो हम आपको बताएंगे। सत्संग की परमिशन किसने दी, कैसे दी, वो भी हम आपको ग्राफिक के जरिए बताएंगे कि आखिर फाइल कैसे आगे बढ़ी। सबसे पहले आप देखें, सत्संग की परमिशन एसडीएम सिकंदरा राव रविंद्र कुमार ने दी। ये वही रविंद्र कुमार है जिनका आज एक लेटर सामने आया और पूरा का पूरा ठीकरा सेवादारों पर फोड़ दिया, पूरा ठीकरा सेवादारों पर फोड़ दिया रविंद्र कुमार। अब आपको बताते हैं कि रविंद्र कुमार ने फाइल किसको मार्क की, कैसे की। देखिए ग्राफिक के जरिए रविंद्र कुमार के पास फाइल पहुंची, एसडीएम ने क्षेत्राधिकारी पुलिस के सीओ को भेज दी। उसके बाद सीओ ने उस क्षेत्र के संबंधित एसएचओ यानी इंस्पेक्टर यानी थाने को भेज दी और थाने के बाद वो कॉपी जो थी परमिशन की वो संबंधित चौकी में जाती है। फाइल संबंधित चौकी से वापस लौटती है। कैसे वापस लौटती है, संबंधित चौकी उसमें आख्या लगाता है और आख्या के दौरान वो इस बात का ध्यान रखता है कि आयोजन स्थल पर जिस कार्यक्रम की अनुमति मांगी जा रही है क्या वो नियमों को पूरा करता है, क्या वो तमाम नियमों को पूरा करता है। साथ ही साथ एक सबसे बड़ी बात वो ये भी चेक करते हैं, वो ये भी देखता है संबंधित चौकी क्षेत्र का इंचार्ज कि क्या जिस जगह पर आयोजन किया जा रहा है वो इस आयोजन के लायक है भी या नहीं। वो कई दृष्टिकोण से देखता है, सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से, यातायात के दृष्टिकोण से, आम जन को परेशानी ना हो इस दृष्टिकोण से, कई दृष्टिकोण से फाइल देखते फिर वो अपनी आख्या लगाते हैं कि यह कार्यक्रम हो सकता है या नहीं। उसके बाद एसएचओ उस आख्या को पढ़ते हैं, उसकी संतुष्टि करते हैं और फाइल वापस क्षेत्राधिकारी यानी सीओ के पास चली जाती है। अब इसमें सीओ क्या करते हैं, सीओ एक लेटर बनाते हैं, उस लेटर में एसडीएम को लिखते हैं कि इन नियमों के तहत जो अनुमति है वो दी जा सकती है। समझ सकते हैं आप, सीओ पुलिस का सीओ ये निर्धारित करते हैं कि इन नियमों के तहत अनुमति दी जा सकती है। अब अनुमति दे दी गई, एक बड़ा हादसा हुआ लेकिन हादसे पर नियंत्रण नहीं पा सके। क्यों नहीं पा सके वो हम आपको बताएं, क्योंकि अनुमति के दौरान नियमों को नजरअंदाज किया गया। क्या क्या अंदाज किया गया, सबसे पहले देखिए ग्राफिक के जरिए जगह को नजरअंदाज किया गया। 143 रिहायशी में कन्वर्ट नहीं थी जगह, एक खेत में परमिशन दे दी गई। उसके बाद आयोजन स्थल का नक्शा क्या दिया था, हम सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्या कार्यक्रम के लिए जो नक्शा था जिस पर यह लिखा होता है कि यहां से एग्जिट गेट होगा, यहां से एंट्री गेट होगा, यहां बैरिगेटिंग होगी, ये वीआईपी जोन होगा,
ये नॉर्मल जोन होगा, ये बैठने का होगा, ये फायर सेफ्टी मैनेजमेंट होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मैनेजमेंट होगा, यहाँ पर गार्ड्स खड़े होंगे, यहाँ से एंट्री होगी। इन तमाम चीजों के साथ इन नियमों की अनदेखी क्या की गई, ये सवाल हम खड़ा कर रहे हैं। विद्युत सुरक्षा नियम, क्या वहां पर जनरेटर चल रहा था, उसके लिए विद्युत विभाग से परमिशन ली गई थी? अगर ली जाती तो शायद वहां एक खौफनाक मंजर सिर्फ खाली नजर आ रहा था। एक हम आपको ड्रोन शॉट दिखाएंगे, इसके बाद एक ड्रोन शॉट दिखाएंगे कि कैसे वो जगह है पूरी। उसके बाद फायर सेफ्टी, अगर आग लग जाती है, पहले ग्राफिक पे आएंगे हम, ये भी आपको हम दिखाएंगे, ये फुल स्क्रीन हम आपको दिखाएंगे कि देखिए ये वही है जहां ना एंट्री गेट है, ना एग्जिट गेट है, ना बैरिकेडिंग्स है और खेत है, और बारिश का मौसम, मानसून चल रहा है। अगर बारिश आ जाए तो देखिए बारिश हुई भी और पानी भर गया। वापस ग्राफिक पे आते हैं, उसके बाद और कौन कौन सी चीजों की अनदेखी की गई, देखिए ये तमाम चीजें। फायर सेफ्टी, पूरे कार्यक्रम के दौरान लाखों लोग वहां मौजूद थे लेकिन सीसीटीवी मौजूद नहीं था। अर्थ अव्यवस्थित पंडाल में कोई व्यवस्था नहीं थी क्योंकि बारिश का पानी सीधा नीचे आया, और सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर सिर्फ 40 पुलिस वाले, लाखों की संख्या और महज कुछ सेवादार। और बताया यह जाता है कि उन्हीं सेवादार की वजह से हादसा हुआ। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ हाथरस फाइल्स में सिर्फ इतना ही, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए अगर आप किसी कार्यक्रम में जा रहे हैं तो क्या उस कार्यक्रम में नियमों को देखा गया है, क्या वहां उचित व्यवस्था है या नहीं। फिलहाल के लिए मेरे साथ हाथरस फाइल में सिर्फ इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। नमस्कार।